हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 1 ऑफ साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मैं ट्राई करूँगी कि ये वीडियो बहुत ही छोटा हो ताकि आपको इजीली आप इसे देख सकें जल्दी से और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और फिर उसके बाद आप अपने आप से पढ़ सकें। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने का ट्राई करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज़ क्रॉप। सो इस पूरे चैप्टर में हमें पता चलेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके घर में आटा आता है तो व्हाट इज़ द प्रोसेस बिहाइंड दैट, वो आटा हमारे तक कैसे पहुंचता है, क्रॉप कैसे उगाए जाते हैं एंड ऑल द प्रोसेस बिहाइंड इट। तो हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे और इजीली आपका चैप्टर और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले व्हाट इज़ क्रॉप। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. Crop are of different types like cereal, vegetables and fruits. तो इसका मतलब ये है कि एक बड़े से लैंड में, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ये एक लैंड है और इस पे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स उगाए गए हैं। तो जब ये वाली चीज़ हम, जैसे कि आप घर में प्लांट्स उगाते हो तो वो तो लाइक एक छोटा सा प्लांट हो गया, लेकिन जब हम लार्ज स्केल पे काम करते हैं तो हम उसे बोलते हैं क्रॉप। क्रॉप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सेरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए और फ्रूट्स। जैसे कि आपने देखा होगा वेजिटेबल्स का एक, आप गांव में जाओगे तो खेतों में देखोगे कितने सारे वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो यही होता है क्रॉप। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ क्रॉप। तो दो टाइप के हमारे क्रॉप होते हैं, सबसे पहला खरीफ और दूसरा होता है रबी। खरीफ क्रॉप वो होते हैं, दे आर सोन इन रेनी सीजन, तो वो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं। रेनी सीजन जो होता है इंडिया में वो जून से सितंबर तक का होता है। तो एग्जाम्पल हो गया पैडी, मेज, सोयाबीन। तो ये सारे क्या हैं, खरीफ क्रॉप। जैसे कि कॉटन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और ये मोस्टली रेनी सीजन में ही उगाए जाते हैं। अब उसके बाद रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स वो होते हैं जो कि विंटर सीजन में होते हैं, जैसे कि अक्टूबर से मार्च। इन्हें हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स। इनका एग्जाम्पल है वीट, ग्राम और पी। तो सबसे पहले हमने जाना कि क्रॉप क्या होता है और टाइप्स क्या होते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे कि स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती है। सबसे पहले होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। डोंट वरी, मैं आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझाऊंगी, पहले मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ। फिर होती है सोइंग, फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन, फिर इरीगेशन, फिर प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड देन होता है हमारा स्टोरेज। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर। तो जब सबसे पहला स्टेप है ये, जब हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम कहाँ उगाते हैं क्रॉप को, सॉइल पे। तो सबसे पहले हमें सॉइल की प्रिपरेशन करनी होगी। जैसे कि एक बंजर ज़मीन है, उस पर तो हम खेती कर नहीं सकते, तो हमें पहले उस लैंड को एकदम प्रॉपर बनाना पड़ेगा कि हाँ, हम उस पर प्लांट्स ग्रो कर सकें। तो हमें सबसे पहले करना होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो हम उसमें क्या करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूज इन इट। हम उसे लूज करते हैं ताकि जो लूज सॉइल होती है वो अलाउ करती है, जो रूट्स होती है प्लांट्स की नीचे ही तो जाएगी ज़मीन के, तो अगर पत्थर होंगे तो वो रूट्स को कवर कर देंगे और वो ब्रीथिंग प्रोसेस उनका कम्प्लीटली रुक जाएगा। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जो सॉइल हो वो एकदम लूज हो, यानी कि ढीली हो। और ये भी हेल्प करता है कि जो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, छोटे छोटे जीवाणु जो होते हैं वो मिट्टी में आ सकें और वो ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, ठीक है। और दे टर्न एंड लूजन सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। और जो ह्यूमस, आपने सुना होगा कि सॉइल ढीली हो जाती है तो उसमें मिट्टी जो है वो एकदम प्लेन हो जाए ताकि पौधे को सांस आ सके। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। जब हम सॉइल को लूज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिलिंग और प्लोइंग, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं और हम जानते हैं सोइंग के बारे में। तो सोइंग सोइंग इज द प्रोसेस सोइंग इज अ प्रोसेस
of plant in the ground. Sowing is important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy variety of seeds are selected. तो अब मिट्टी तो ठीक हो गई, अब उसमें हम क्या डालेंगे? सीड। तो जो हमारा सीड डालने का प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड इन द ग्राउंड। जब हम ग्राउंड में सीड डालेंगे तो ये प्रोसेस होता है सोइंग का। ठीक है, जब हम बीज डालेंगे तभी तो पौधा होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो जब हम सोइंग करते हैं उससे पहले गुड क्वालिटी ऑफ सीड सिलेक्ट किए जाते हैं और फिर हम उसे एक फनल शेप टूल से या हम अपने हाथों से भी डाल सकते हैं। बट एज यू नो, हम क्रॉप प्रोडक्शन कहाँ करते हैं? एक बड़े लैंड पे। तो हम अगर सिंगल सिंगल जाके डालेंगे तो दैट वुड बी लाइक मुश्किल हो जाएगा ना वो तो इसीलिए। अब थर्ड स्टेप, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब हमारा बीज तो डल गया, अब वो पौधे उग भी जाएंगे, लेकिन उनको न्यूट्रिएंट तो चाहिए सॉइल को। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जैसे कि हम इंसान हैं तो हमें भी तो खाना चाहिए ना, न्यूट्रिशन के लिए हमें प्रोटीन विटामिन अपने इनटेक करने होते हैं। वैसे ही प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए। तो ग्रोथ के लिए हम फर्टिलाइजर और मैन्योर ऐड करते हैं। मैन्योर जो होता है वो एक ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक मतलब कि उसमें कोई केमिकल नहीं होता है, वो नेचुरल प्रोसेस से बनाया जाता है, जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट से बनाया जाता है वो। जैसे कि काव डंग हो गया, आप देख सकते हैं इस इमेज में, तो ऐसे बनाया जाता है। और फर्टिलाइजर होता है नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल सब्सटेंस होता है जिसके अंदर केमिकल एलिमेंट्स होते हैं और वो प्लांट्स की ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइज़र अच्छे तो होते हैं प्लांट्स के लिए, लेकिन वो प्लांट्स को डैमेज भी कर देते हैं अगर उनका ओवर यूज़ हो तो। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र वाला। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको लर्न ही करना, क्योंकि हमेशा फर्टिलाइज़र और मैन्योर में ऑलवेज डिफरेंस पूछा ही जाता है। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड है ये, एकदम नेचुरल मैन मेड है ये, ठीक है, नेचुरल नहीं होता है, ये ऑर्गेनिक सॉल्ट है। फर्टिलाइज़र जैसे कि मैन्योर हो गया। ओके, सो फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन ऑब्टेन्ड ऑर्गेनिक सॉल्ट। तो फर्टिलाइज़र इंसान बनाते हैं, लाइक जैसे कि जो मैन्योर होता है वो तो नेचुरल होता है। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस जो कि डिकम्पोजिशन से होता है, कैटल डंग की या फिर प्लांट के जो रेसिड्यू बच जाते हैं उनसे। लेकिन फर्टिलाइज़र मैन मेड है, यानी कि वो बनाया जाता है। फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में प्रिपेयर होता है। मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस है जो कि डिकम्पोजिशन से बनता है और मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। ठीक है, तो मैन्योर फील्ड्स में भी बन जाता है और ये फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में बनता है, मैन्योर फील्ड्स में बनता है, जैसे कि काऊ डंग से, एनिमल वेस्ट से। फिर फर्टिलाइज़र बहुत रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। लेकिन जो मैन्योर होता है वो लेस होता है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जो फर्टिलाइज़र होता है अगर हम इसे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो प्लांट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर मैन्योर का यूज़ कर रहे हैं तो ये प्लांट्स को ख़राब नहीं करेगा और ये नेचुरल है। जैसे कि आपको पता होगा नेचुरल चीज़ें हमें ज़्यादा बेनिफिट देती है रेदर देन केमिकल वाली। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल कॉल इरिगेशन। अब हमने बीज डाल दिया, ठीक है, हमने मिट्टी सीधी कर ली, लूज़ कर दी मिट्टी को, हमने इसमें बीज भी डाल दिया, हमने उसको न्यूट्रिएंट्स भी दे दिया। अब उसे पानी तो चाहिए होगा, पानी तो हमें भी चाहिए होता है। तो ऐसे ही द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। तो जो टाइम फ्रीक्वेंसी होती है इरिगेशन की, वो क्रॉप से क्रॉप पे डिपेंड करती है, सीज़न पे डिपेंड करती है। रेनी सीज़न में अपने आप पानी चला जाता है और कुछ सोर्सेज है इरिगेशन के, ट्यूबवेल्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक हो गए, डैम्स हो गए, कैनल्स। ये आपको पता होगा, ये सारी मोस्टली चीज़ें गाँव में होती हैं। तो इट्स अ बेसिक थिंग। अब 2 चीज़ें, ट्रेडिशनल मेथड हो गए और मॉडर्न मेथड हो गए। ट्रेडिशनल में जो कि पहले के टाइम पे लोग यूज़ करते थे, लाइक पुरानी, अब तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड। सबसे पहला हो गया पुली सिस्टम, चेन पंप, हमने देखा होगा, हैंड पंप वाला भी होता है, एक ढेकली हो गया, ये रहा लेवर सिस्टम। मैंने इनको ज़्यादा अच्छे से डिफाइन नहीं किया है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर मॉडर्न मेथड्स हो गए, स्प्रिंकलर सिस्टम जो कि आपको दिख रहा है, और ड्रिप सिस्टम। ये ड्रिप सिस्टम हो गया, ठीक है, जो कि ड्रॉप से होता है। ओके, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको इतना डिफाइन नहीं कर रही हूँ।
अब इसके बाद उसके इरिगेशन के बाद होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब जैसे कि हम बीमार होते हैं तो हमें भी मेडिसिन खानी होती है, तो वैसे ही प्लांट्स भी बीमार होते हैं, उनमें भी कीड़े लगते हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो वीड्स होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि साइड में उग जाते हैं प्लांट्स के, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, जैसे कि एक प्लांट ऑलरेडी है, फॉर सपोज देयर इज अ प्लांट ऑलरेडी, लाइक दिस इज अ प्लांट। अब इसके बगल में एक और प्लांट उग गया, तो ये सारे इसके न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, ठीक है। तो इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम इनका प्रोटेक्शन करें, ठीक है। तो अब ये इसके सारे न्यूट्रिएंट्स और पानी वगैरह ले लेगा, तो इस मेन क्रॉप को क्या मिलेगा, हमें तो मेन क्रॉप से, और ये तो अनवांटेड है, ये हमें कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है। तो हमें वीड्स को रिमूव करना होता है। दीज आर द वीड्स, द अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, ओके। तो द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जब हम इनको रिमूव करते हैं, इनको हटाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग नेसेसरी होती है क्योंकि जो मेन प्लांट के साथ पानी के लिए और इन सब के लिए compete करेगा वो, तो सारा न्यूट्रिएंट तो यही ले जाएगा, मेन प्लांट को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ओके। नेक्स्ट, अब वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग केमिकल्स, जैसे कि वीड्स हो गए, और फील्ड में सेपरेट, फील्ड्स में जो है वो स्प्रे किए जाते हैं वीड्स को किल करने के लिए। ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं, सिर्फ वीड्स को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब सारे प्रोसेस हो गए, हमने सॉइल को लूजन किया, उसमें क्रॉप डाला, इरिगेशन की, प्रोटेक्शन किया, न्यूट्रिएंट्स दिए। अब इसके बाद आता है हार्वेस्टिंग, हम कटिंग करेंगे क्रॉप की। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग जो क्रॉप होते हैं वो सीधा ग्राउंड से क्लोजली कट कर लिए जाते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। इट यूजुअली टेक्स 3-4 months, ठीक है। अब हम, ये तो है नहीं कि हमने बीज डाला और तुरंत पौधा उग गया, 3-4 महीने लगते हैं क्रॉप को मैच्योर होने में, ठीक है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रीन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट। अब हमारा हार्वेस्टिंग हो गया, लेकिन जो सीड्स है, अब वो जो मेन प्लांट है उससे तो अटैच होना चाहिए ना, जो निकला है हमारा सीड। जैसे कि गेहूँ, हम गेहूँ डायरेक्ट तो पीसते नहीं हो, जो प्लांट के साथ जो निकलता है भूसा टाइप का, तो हम उसे सेपरेट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जब हम वो सेपरेशन करते हैं मेन क्रॉप से, जो मेन प्लांट है उससे क्रॉप की सीड्स की, तो उसे हम बोलते हैं थ्रेशिंग। ये या तो मशीन से होता है जिसे हम बोलते हैं कंबाइन। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स डू दिस विद विनोइंग। विनोइंग आपने देखा होगा, एक बड़ा सा शाफ होता है, जिसकी हमने पहले 6 क्लास में पढ़ा होगा, कि एक लेडी होती है वो खड़े होके, हमने गाँव में भी देखा होगा आपकी नानी दादी करते हुए, गेहूँ साफ करती है, उसे झड़काती है। तो देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस कि हम उसको कैसे रिमूव करते हैं। तो जो जो फार्मर्स करते हैं उसे हम बोलते हैं विनोइंग। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज़ विनोइंग। तो आप याद रखना कि सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शाफ, विनोइंग विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स, ठीक है। तो जो रिमूवल होता है उसे हम विनोइंग कहते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब लास्ट चीज़ आ गई, स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज कैसे करते हैं, मतलब कि अब हमने सब कुछ तो कर लिया, लेकिन ये तो है नहीं कि फार्मर ने तुरंत बनाया, तुरंत क्रॉप उगाया और आपको सीधा अपने घर पे दे दिया, तो ये तो होगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो करता है स्टोरेज। तो स्टोरेज कैसे करते हैं, तो स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस एन इम्पॉर्टेंट टास्क। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट और रैट्स। अब हम अगर उसे स्टोर नहीं करेंगे, जो खाना है वो बाहर रहेगा, तो बारिश आएगी तो वो ख़राब हो जाएगा। अगर कहीं ऐसे ही रख दिया उसे एक रूम में ले जाके, तो चूहे खा जाएंगे, इन कीड़े लग जाएंगे उनमें। तो जैसे कि हम घर में भी सामानों को स्टोर करके रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, फ्रिज में रख देते हैं, वैसे इसका भी एक स्टोरेज जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो हम ये कैसे करते हैं, हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर। बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन। तो उन्हें क्या करते हैं, पहले तो उनका वो विनोइंग के प्रोसेस हटाया, फिर उनको
मॉइस्चर से हटाने के लिए मॉइस्चर पानी हटाने के लिए उनको धूप में सुखा देते हैं। इससे क्या होता है, जो इंसेक्ट्स हैं और जो बैक्टीरिया है वो उन पे अटैक नहीं करते हैं। धूप में अगर वो सूख जाएगा तो पानी में ज़्यादा चांसेस होते हैं मॉइस्चर में कि बैक्टीरिया और फंगी लग जाएँ। अब उसके बाद फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स। आपने देखा होगा गाँव में बोरी आती है, लाइक जिन्हें यूजुअली लोग कट्टे और जूट बोरी बोलते हैं। तो वो वाली बोरियाँ आती है या फिर बड़े-बड़े मेटालिक बिन्स होते हैं, आपने देखा ही होगा गाँव में। तो उनको क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे स्टोर करते हैं, ठीक है? सिलोइज़ में अगर हमें लार्ज स्केल पे करते हैं तो वो सिलोइज़, ग्रेनरीज़ इन सब में डाल के रखते हैं ताकि उन्हें चूहे ना खाएँ और उनमें कीड़े वगैरह ना लगें। अब आपने घर में देखा होगा आपकी नानी-दादी को, वो क्या करते हैं, सूखे नीम की पत्तियाँ डाल देते हैं उसमें, सूखे नीम की पत्तियाँ डाल देती हैं गेहूँ में ताकि उनमें कीड़े वगैरह ना लगें। और स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन्स में अगर स्टोर करते हैं, और केमिकल ट्रीटमेंट्स भी हम करते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, पेस्ट और मतलब कि दवाइयाँ डाल देते हैं छोटी-छोटी। वो लाइक हानिकारक नहीं होती, वो उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए होती है बस। तो एनिमल्स रियर्ड एट होम, और एक एक तो मेन टॉपिक लास्ट आपका रह जाता है, व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। ये एक शॉर्ट नोट या फिर डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है कि क्या होता है। तो एनिमल्स रियर्ड एट होम्स और इन फार्म्स, तो उनको प्रॉपर फूड शेल्टर, जैसे कि आपने देखा होगा मुर्गी पालते हैं, कोई गाय पालते हैं, ठीक है? तो वो घर में रहते हैं, घर में रखते हैं कुछ लोग कैसे, तो होम या फिर फार्म्स में होते हैं तो उन्हें प्रॉपर फूड और शेल्टर देते हैं एंड केयर। व्हेन दिस इज़ डन ऑन लार्ज स्केल, जैसे कि वो लोग तो एक-एक गाय पालते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ा जिसकी फार्म हाउस हो गया या कुछ बड़े एरिया पे करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है? तो एक ये लास्ट टॉपिक था इम्पोर्टेंट, तो मैंने डिफाइन कर दिया और हाइलाइट कर दिया, आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। तो ये था हमारा चैप्टर, मैंने ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, एंड लेट मी नो अब मैं नेक्स्ट किस पे बनाऊँ, व्हाट टॉपिक शुड आई चूज़। और अगर आपको इसके डिटेल में क्वेश्चन आंसर चाहिए, और ये अगर आपको चाहिए कि मैं लाइन टू लाइन बुक से पढ़ा, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मैं इसके आगे सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2, 3 एंड ऑल। आई होप मैं इस मंथ और नेक्स्ट मंथ में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ ताकि आप अपने एग्ज़ाम में वो कवर कर सकें। सो या दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, आपने इतना पूरा वीडियो देखा, और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, इट मोटिवेट्स मी। तो एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। अगर आपको कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका लॉन्ग फॉर्म बनाऊँ तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।